लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जो था हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया था कि नेशनल इनकम में जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो कौन सी है, वो है प्रोडक्शन मेथड, राइट। और प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले हमने बात की थी जीडीपी के बारे में। और जीडीपी में मैंने आपको ये बता दिया था कि किसी भी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जितना भी टोटल इनकम हो रहा है वो उस कंट्री का क्या कहलाता है, वो जीडीपी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जितना भी टोटल प्रोडक्शन होगा उसका फाइनल प्राइस, मार्केट प्राइस जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कंट्री में एक चीज़ ऐसी होती है जो जीडीपी का पार्ट नहीं होती, और कंट्री की टेरिटरी के बाहर होती है कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी वो जीडीपी का पार्ट होती है। वो होती है एम्बेसी, या उसको आप दूतावास के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस कदर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का मतलब फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टोटल आपने प्रोडक्शन किया, चाहे वो गुड्स का हो और चाहे वो सर्विस का हो, तो गुड्स और सर्विस के टाइम ड्यूरेशन पर, गुड्स और सर्विस के जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उनके बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो उनका जो प्राइस होगा उसका सम उस कंट्री का जीडीपी कहलाएगा। तो इतनी बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है। तो उसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको ये देखा बताया था कि अभी आईएमएफ के हिसाब से, अगर आपसे सोर्स यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो आईएमएफ जो है वो ये बोल रहा है कि अभी इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। और पहले हमने जो ये देखा था उसका ग्रोइंग रेट का अनुमान लगाया था वो 8.2% था। अभी जो है वो 7.4% है। बाकी कंट्री को आप देखोगे, चाहे यूएसए हो या यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री हो, यूके हो, चाइना हो, या रिमेनिंग जो वर्ल्ड है, उनमें कहीं पर भी आपको आधे के आसपास भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यूएस का जो ग्रोथ रेट है करंट में वो 2.3% के आसपास है। यूरोपियन यूनियन जैसी जो चीज़ें हैं, या यूरोजोन वाला जो एरिया है उसका 2.6% के आसपास है। यूके का 3.2% है, चाइना 3.3% है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अभी सबसे फास्ट जो ग्रो कर रही है कंट्री वो कौन सी है, वो है इंडिया। इसलिए इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बीता वैसे वैसे कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। 1981 में आप जीडीपी देखो और 2022 में जब जीडीपी देखोगे तो उस जीडीपी के बेस पे कंट्री की रैंकिंग डिसाइड होती है। और करंट में 191 कंट्री में हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है, ये भी आपने देख लिया था, राइट। अब बात आती है जीडीपी की। तो जीडीपी की डेफिनेशन में आपको एक चीज़ जरूर ये याद रखनी है कि जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ना कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ये देखा जाएगा कि क्या टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन है। टेरिटरी के अंदर है तो हमारे जीडीपी का पार्ट है, नहीं है तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है। अब जब मैं वहाँ तक हमने बात कर ली थी कि जीडीपी आखिर होता क्या है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वो किस किस बेस पर किया जाता है। तो हमारे पास में तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक है जीडीपी एट बेस प्राइस, जिसको रियल जीडीपी या इसी को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, ठीक। इसको वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक। और तीसरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको लागत मूल्य आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस प्रकार की दिखाई देती है कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन होगा वो तीन तरीके से होगा। एक कैसे होगा, जीडीपी एट बेस प्राइस, ठीक है, जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो नॉमिनल भी कहलाता है, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसको जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड के नाम से भी हम जानते हैं। अब एक एक करके हम इसका कैलकुलेशन की अगर बात करें तो वो किस प्रकार से होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें एक साथ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, रियल जीडीपी की,
और नॉमिनल जीडीपी की। तो ये दो चीजों की हम बात करते हैं, ठीक है। आपको जीडीपी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो आपने क्या देखा है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विस का, उसका जो फाइनल मार्केट प्राइस है उसका सम उस कंट्री का जीडीपी है। दो चीजें आपको चाहिए, एक कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो एक आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोडक्शन, और दूसरा वो जो प्रोडक्ट है चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो उसका प्राइस क्या है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपके पास में दो चीजें हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप जीडीपी का कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो रियल जीडीपी है, इस रियल, देखिए आपको दो ही चीजें चाहिए जीडीपी के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप जीडीपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो रियल जीडीपी है, या अगर मैं पहले नॉमिनल की बात करूँ या मार्केट प्राइस बेस्ड बात करूँ, तो ये क्या देखता है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन देखा जाता है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्शन देखा जाता है या उत्पादन देखा जाता है, वो उत्पादन करंट ईयर का देखा जाता है, वो देखा जाता है वर्तमान वर्ष का, ठीक। और यहाँ पर जो प्राइस देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं करंट ईयर का। बोले सर क्या ही अंतर हो गया, कोई अंतर नहीं है, प्रोडक्शन और प्राइस दोनों एक ही साल है ना। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, बोला जाएगा कि भाई ये चीजें हैं, जैसे अगर मैं इसको आपको यहाँ बताऊं कि ये कंट्री की टेरिटरी है, ठीक। अब यहाँ पर जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या है वहाँ, टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है जैसे मान लीजिए कि हम अप्रैल जून इस 3 महीने का क्या कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम अप्रैल का 2022 हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस महीने में चीज़ें जो हैं वो कितनी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या हुआ कि ये प्रोडक्शन, यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन देखने को मिला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर क्या हुआ कि करंट में आप क्या कर रहे हो, आप ईयर 2022 में आप क्या कर रहे हो, आप रियल जीडीपी का भी कैलकुलेशन कर रहे हो और आप नॉमिनल जीडीपी का भी कैलकुलेशन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। अब होगा कैसे, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होगी तो वहाँ प्रोडक्शन ही लिया जाएगा, और जब रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी तो वहाँ पर प्राइस लिया जाएगा। लेकिन जब रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी तो क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो लिया जाएगा करेंट ईयर का, इसलिए मैंने दोनों के लिए सेम यहाँ पर बनाया हुआ है। और जो प्राइस होगा वो लिया जाएगा बेस ईयर का, ठीक है। यहां पर चीजें किस तरीके से ली जाएंगी कि जो प्रोडक्शन है वो करंट ईयर का है, और जो प्राइस है वो कैसा है, वो बेस ईयर का है। बात समझ आ रही है। प्रोडक्शन जो है वो करंट ईयर का है और प्राइस जो है वो बेस ईयर का। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्शन करंट ईयर का है और प्राइस जो है वो बेस ईयर का। आप देखिए ईयर 2022 में आप क्या कर रहे हो, आप जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन की हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस, उन सब का फाइनल जो प्राइस होगा, है ना। पहले तो ये देख लीजिए क्वांटिटी कितनी है, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्शन जो है वो 10 यूनिट का है जब आप रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करोगे, और नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करने में भी प्रोडक्शन जो है वो 10 यूनिट का है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन दोनों के लिए करंट ईयर का ही लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आपको यहाँ तक इतना आइडिया लग गया कि हमको जो प्रोडक्शन है वो किसके आधार पर करना है, जो करंट ईयर में प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे। तो रियल और नॉमिनल दोनों के लिए 10 ही यूनिट के बेसिस पर आप प्रोडक्शन करोगे, राइट। अब बात आती है किसकी, प्राइस की। अब प्राइस की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि करंट ईयर का ही प्राइस ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उन सब का जो एवरेज प्राइस है, या एक प्राइस जो है वो कितना है, वो हम मान लेते हैं, ₹10, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ₹10 है, प्रोडक्ट कितने हैं, वो हैं 10 यूनिट के। तो टोटल जीडीपी जब आप क्या करो, सारे प्रोडक्ट के, गुड्स एंड सर्विस के जो मार्केट प्राइस है उसको आप ऐड कर दो तो वही तो जीडीपी है। तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, ₹100 की।
बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जीडीपी कितनी नजर आ रही है? 100 रुपीज की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट कितने हैं, यूनिट कितनी है, 10 यूनिट, लेकिन प्राइस कितना है। तो आपने क्या देखा? आपने बेस ईयर देखा। बेस ईयर कौन सा इसके लिए करंट में अभी? तो बेस ईयर है 2011-12। बात समझ में आ रही है? बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2011-12। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्राइस है वो कौन सा लिया जाएगा? ये लिया जाएगा 2011-12 का। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है वो कितना था? वो था 8 रुपए। तो टोटल मिलाकर हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 80 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि जब रियल जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ तो प्रोडक्शन करेंट ईयर और प्राइस बेस ईयर, जब नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ तो प्रोडक्शन करेंट ईयर और प्राइस जो है वो भी करेंट ईयर का लिया गया। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि करेंट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट का है, तो इसमें और इसमें दोनों में सेम हो गया। लेकिन प्राइस यहाँ पर हो गया 8 रुपए और यहाँ पर प्राइस हो गया 10 रुपए। तो 10 यूनिट के ही प्रोडक्शन करने पर यहाँ जीडीपी 80 रुपए की दिख रही है और 10 यूनिट की ही प्रोडक्शन करने पर यहाँ जीडीपी 100 रुपीज की दिख रही है। बोले सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? जीडीपी तो बेस होती है किस पर? जीडीपी बेस्ड होती है प्रोडक्शन पर। जितना ज्यादा प्रोडक्शन, मोर जीडीपी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर चीजें किस तरीके की दिख रही हैं कि यहाँ 80 रुपीज जो है वो 10 यूनिट के प्रोडक्शन के बाद ही है और 100 रुपीज जो है वो 10 यूनिट के प्रोडक्शन के बाद। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब मैंने इस प्रोडक्शन को 10 यूनिट की जगह 20 यूनिट कर दिया। जैसे ही 20 यूनिट प्रोडक्शन हुआ और 8 रुपए के रेट से प्राइस हुआ तो यहाँ जीडीपी क्या हो गई? 160 रुपीज की हो गई, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ और मैं 20 यूनिट करता हूँ और प्राइस हम 10 रुपीज ले रहे हैं तो जीडीपी कितनी दिख रही है? 200 रुपए दिख रही है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि सर अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी, चाहे वो रियल हो चाहे वो नॉमिनल हो, राइट। लेकिन जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा? यहाँ आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर तो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ रही है, प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन के बढ़ने से तो बढ़ ही रही है, प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन हो रही है। लेकिन और क्या फर्क है? सर यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से भी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। जीडीपी का मेन बेस क्या है? जीडीपी जो है वो किस पर बेस्ड होती है? तो जीडीपी बेस्ड होती है प्रोडक्शन पर, है ना। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखाई दे रही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने से इंक्रीमेंट, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इंक्रीज और प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से डिक्रीज। तो यहाँ जीडीपी टोटली बेस्ड होती है किस पर? जीडीपी बेस्ड होती है टोटली प्रोडक्शन पर, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है वास्तविक, इसलिए इसको नाम दे देते हैं रियल। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉमिनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रोडक्शन का असर तो दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइस का भी असर दिख रहा है। अब मान लीजिए यहाँ तो मैंने इन्फ्लेशन का केस डाला है कि प्राइस बढ़ गए, अगर मैं डिफ्लेशन का केस डाल दूं और प्राइस को 5 रुपए कर दूं तो 5 रुपए करने के कारण भी जीडीपी जो है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ यहाँ डिफ्लेशन का भी असर दिखता है और सिर्फ प्रोडक्शन के कारण फ्लक्चुएशन नहीं होता बल्कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सब के कारण इस जीडीपी में फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल, इसलिए इसको बोलते हैं नाम मात्र की। और ये सिर्फ बेस्ड होती है किस पर? ये बेस्ड होती है प्रोडक्शन पर, इसलिए इसको बोलते हैं रियल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि रियल जीडीपी करेंट ईयर का प्रोडक्शन, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर 2011-12 है। नॉमिनल जीडीपी करेंट ईयर का प्रोडक्शन, बेस ईयर का प्राइस, सॉरी करेंट ईयर का प्रोडक्शन और करेंट ईयर का प्राइस। तो ये फर्क है। रियल जीडीपी प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी और प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन होगी। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन के बढ़ने से तो बढ़ेगी ही, प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन होगी, लेकिन प्राइस के बढ़ने से इंक्रीज होगी और प्राइस के डाउन होने से भी डिक्रीज होगी। तो वहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का भी असर जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा जो इसमें टाइप होता है जिसको आप जीवीए के नाम से जानते हैं, है ना, तीसरा जो इसमें टाइप है तीसरा इसमें जो टाइप है वो है फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी, है ना। जनरली ये लगता है बच्चों को कि सर ये कौन सा नया प्रॉब्लम आ गया हमारे सामने, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें, फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, GVA या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, राइट। यहाँ पर इसको पहले आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा गया कितने में, 100 रुपीज़ में, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ जो है वो क्या कर दी, एज अ सब्सिडी दे दी, है ना। तो गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ सब्सिडी दी, जो तो प्रोड्यूसर को क्या फ़र्क पड़ेगा, जो प्रोड्यूसर होगा उस प्रोड्यूसर के जेब से अब सिर्फ 50 रुपए ही जाएंगे। तो उसकी जो लागत हो गई वो क्या है एक्चुअल में लागत तो 100 रुपए उस प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोड्यूसर के जेब से कितने गए, 50 रुपए गए, तो ये उसकी नॉमिनल कॉस्ट हो गई। अब ये प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में जब बेचा जाएगा तो उस पर प्रॉफिट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे। तो टैक्सेस जुड़ने के बाद में यहाँ पर जो उसका प्राइस हुआ 70 रुपीज़, ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट प्राइस, राइट। तो बोले कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं, अभी 2 मिनट में मैं आपको जीवीए कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना आसान है। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट, ये है प्रोडक्ट को मिलने वाली सब्सिडी, ये है नॉमिनल कॉस्ट, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि सर जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसमें जब सब्सिडी ऐड करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी जो है वो क्या कर रही है, वो चीज़ों को माइनस कर रही है, राइट। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं सर वो प्राइस में इंक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में मार्केट प्राइस है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास में क्या है, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस है तो आप क्या करिए, आप वैसी चीज़ों को प्लस कर दीजिए जिन चीज़ों ने पहले माइनस की हुई है। तो सब्सिडी मिलने से प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ है, चीज़ें माइनस हुई थी, तो आप सब्सिडी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, है ना। और ऐसी चीजें जो पहले ऐड हो रही थी उनको आप क्या कर दीजिए, माइनस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस। अब यहाँ देखिए इसको, मार्केट प्राइस कितना है आपका, 100 रुपीज है, ठीक है। आपका सब्सिडी कितना है, 50 रुपीज है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 20 रुपीज है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस जरूर करेंगे, जो चीज़ें पहले प्लस हुई हैं उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्चुअल कॉस्ट की जब मैं बात करता हूँ, एक्चुअल कॉस्ट मार्केट प्राइस, प्राइस जो है, ठीक है, माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार की दिख रही हैं कि यहाँ देखिए जैसे 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ को आपने माइनस किया और 20 रुपीज़ को आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस में 100 और ये आ जाएगा आपका 70 रुपीज़, यही तो आपका एक्चुअल कॉस्ट था। बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें थोड़ा सा रेट जो है वो बदल के देखते हैं, ठीक है, चीज़ें किस प्रकार की दिखती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 100 रुपीज़, है ना, आपको मार्केट प्राइस से चीज़ें निकालनी है, राइट। तो आपके पास में क्या है, मार्केट प्राइस है ना, तो हम चीज़ों को गलत वैल्यू ले रहे थे इसलिए तो गलत आ रहा है। चलो यहाँ देखिए, एक्चुअल कॉस्ट निकालना है किससे, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितना है, 70 रुपीज़, सब्सिडी को ऐड करना है, कितना हो गया, 50 रुपीज़, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको माइनस करना है, कितना है, 20 रुपीज़। तो 70 50 120 माइनस 20, ये कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो 100 रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल कॉस्ट हमारा यहाँ पर भी तो यही था, ठीक है। तो आपके पास अगर मार्केट प्राइस होगा ना तो आप आराम से एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हो। बोले सर इतनी बातें हमने क्यों की, हमने क्यों मार्केट प्राइस से एक्चुअल कॉस्ट निकालने की कोशिश की। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मार्केट प्राइस पर बेस्ड जो जीडीपी होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, उसको आप बोलते हो नॉमिनल जीडीपी,
मार्केट प्राइस पर बेस्ड जो जीडीपी होती है उसको आप बोल देते हो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड जो जीडीपी होती है उसको आप बोल देते हो फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी या फिर जीवीए। तो जीवीए अगर निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी में से सब्सिडी को प्लस करिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, जीवीए इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, तो आपका फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी जो है वो आराम से निकल कर सामने आ जाएगा।